जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की। तो लंगर की जो परंपरा है ये आरंभ किए थे गुरु नानक। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरु नानक किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल का सही भूमिका जो है क्या थी। चलिए बताइए। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो इनकी सही भूमिका जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखना होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा है। चलिए बताएंगे आप। तो आईने ए अकबरी को किसने लिखा है। तो आईने ए अकबरी को लिखे हैं अबुल फजल। ऑप्शन सी सही जवाब है, अबुल फजल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुए थे आपके औरंगजेब के शासन के काल में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है। तो हंटर आयोग जो है ये दिए हुए हैं प्राथमिक शिक्षा के अधिकार पर अधिक बल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 6 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है ये किस वर्ष हुए थे। तो सिपाही विद्रोह जो है ये 1857 में हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 1857 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित होगा। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित हो जाएंगे बेलूर मठ। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, बेलूर मठ। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की है। तो ये किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि खुद्दीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दी गई थी। तो इनको फांसी दिए गए किंग्सफोर्ड की हत्या के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 10th नंबर और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 11th है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कब की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो इनकी स्थापना किए थे अक्टूबर 1943 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत जो है आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आते हैं आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौलिक अधिकारों के तहत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा जो है शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा जो है शामिल किया गया था? तो इनको शामिल किए गए थे आपके 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का जो आधिकारिक कार्यकाल होते हैं, ये होते हैं आपके कितने? तो आप बताएंगे 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि राइट्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का जो है सचिवालय भवन है? तो याद रख लीजिएगा, ये सचिवालय भवन पश्चिम बंगाल सरकार के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे 8 मिनट और 20 सेकेंड इसका समय लगता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एशिया हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, मृत सागर के। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, मृत सागर के हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित होगा? तो वह स्थित हो जाएंगे आपके किस देश में? तो ये इटली में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार जो है पार करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, कांगो नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से जो है ये किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 नंबर कि मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा जो है अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 26 है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। चलिए बताएंगे आप। तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये कहाँ पे होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये अमेजन बेसिन में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, अमेजन बेसिन में ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब रहेंगे सी, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 नंबर कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रहेंगे अनाईमुडी। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनाईमुडी हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 30 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 31 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान जो है लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग 15% हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 15%। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेंगे, पीली क्रांति होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, पीली क्रांति हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। तो आयात निर्यात बैंक जो है ये स्थापित हुए थे। तो आयात और निर्यात बैंक जो ये स्थापित हुए 1982 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे एक मशीन की मरम्मत होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि आर्द्रता जो है ये किस में मापी जाती है। तो आर्द्रता जो है ये किस में मापी जाती है। तो आर्द्रता को मापे जाते हैं हाइग्रोमीटर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाइग्रोमीटर में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।